हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी पर। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम वो 5 कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं जो कि नाउन से अधिकतर सभी एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे या फिर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका नाउन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ सेशंस हैं इन सेशन या फिर आज के सेशन में जो चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, इन चीज़ों को समझने के लिए जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, उसको मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले सेशंस में ले चुकी हूँ। आज का जो सेशन है वो सेशन 8 है, मतलब पार्ट 8 है नाउन का। इससे पहले 7 पार्ट्स या फिर 7 पार्ट्स बन चुके हैं नाउन के ऊपर। अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाले जो सेशंस हैं जो कि एक नाउन का बेस तैयार करते हैं, प्लीज़ उनको पहले कवर करके आइए ताकि आपको ये जो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन के वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देर करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सेशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं वो पार्ट वाइज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, या मैंने पॉइंट 1 करके डाला है कलेक्टिव नाउन। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने पार्ट वाइज तोड़ लिया है। उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन या फिर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि एक जैसे मेंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। वो जो नाम कहलाता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अगर आपको नहीं पता है तो जो बेसिक वीडियोस हैं या पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। एक और बार एक ओवरव्यू के लिए बता देती हूँ कि हमने जैसे क्लास बनाई है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सभी की एक्शन एक जैसी होती है। या फिर मैंने तब जब मैं कलेक्टिव नाउन अच्छे से बता रही थी तब मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सभी लोग जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है या फिर जो एक जैसी एक्शन करते हैं उन सब का मैं एक झुंड बना लेती हूँ, उनका एक कलेक्शन बना लेती हूँ और उस कलेक्शन को मैं एक नाम दे देती हूँ। वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, और इन सब का एक कलेक्शन हो गया और इस कलेक्शन को मैंने एक नाम दे दिया, क्या? क्लास। तो समझिएगा क्लास जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास कलेक्ट करके रखती है किसको? स्टूडेंट्स को। ये सब चीज़ें मैं बेसिक वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज जो है हम कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है द कमिटी इज या आर, आपको पुटअप करना है। द कमिटी इज या आर यूनानिमस ऑन दिस इशू। जो कमिटी है वो है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत मतलब सब एग्री करते हैं, एक मत है। ठीक है, एक मत है इस इशू के ऊपर। अच्छा, समझते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी सेंटेंस बनता है हमारा इंग्लिश में वो बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस में आप पहले ये चेक करिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जब मैंने देखा तो किसके बारे में बात हो रही है? कमिटी के बारे में। तो ये जो मेरा कमिटी है वो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा हमने देखा है या तो नाउन आता है या फिर इसका रिप्लेसमेंट कौन होता है? प्रोनाउन आता है। ठीक है, आप देखेंगे कमिटी प्रोनाउन तो नहीं है, क्या है? एक नाउन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउन में हमने अलग अलग टाइप्स के पढ़े हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कमिटी को आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कमिटी कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल। काउंटेबल के भी 3 टाइप्स देखे हैं हमने। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो अब आप ये सोच के बताइए कमिटी कौन सा नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है? दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर है? जी हाँ, कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए, सबसे पहले कमिटी मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना और सेंटेंस में भी नाउन है और नाउन भी कौन सा है? कलेक्टिव है। ठीक है भैया, कलेक्टिव है यानी किसने इकट्ठा करके रखा होगा। खुद सोच के देखो, कमिटी बनाते हैं, कमिटी किसकी बनती है? लोगों की बनती है ना। बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी तो आप उसको एक नाम दोगे, कमिटी बनी है। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो, आसान है सब चीज़ें। तो चलो, द कमिटी यानी कि कलेक्टिव नाउन है। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है यानी कि ये मान लीजिए अपन एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं, हमने एक कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये जो पाँचों के पाँचों लोग हैं ये मिलके कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। इसको मैंने एक नाम दे दिया, कमेटी है ये। ठीक है भैया, ये कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि कलेक्ट करके रखी है 5 लोगों को। ठीक है, अब ये जो 5 लोग हैं ये क्या है? यूनानिमस हैं।
मतलब इन सभी की जो मत है वो कैसा है, एक जैसा है, कोई भी अलग नहीं भाग रहा है, सब एक ही मत दे रहा है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि क्या इस लॉ को पास होना चाहिए, तो सभी पांचों के पांचों लोगों ने क्या कहा है, हाँ भाई पास होना चाहिए, सर्वसम्मत है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो कमेटी है इसकी एक्शन, मतलब ये पूरे के पूरे ब्लॉक को अगर आप देखेंगे, इसकी जो एक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, एक जैसी। एक जैसी की मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी कलेक्टिव नाउन में आपके सेंटेंस में आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कलेक्टिव नाउन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सर्वसम्मत हैं, एक जैसी एक्शन कर रहे हैं। अगर एक जैसी एक्शन कर रहे होते हैं, सर्वसम्मत होते हैं, तो उस केस में जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली, आमतौर पर यूजुअली एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि सबकी एक्शन एक जैसी होना चाहिए, एक जैसी एक्शन होना चाहिए, इसको हम एक ही एक्शन मान लेते हैं, ठीक है। पर अब समझो, इसमें एक और चीज़ आ सकती है, वो सेकंड वेरिएशन, अब वो मैं समझा रही हूँ। अब मान लीजिए पहला केस तो ये है कि भाई बिल पास होना चाहिए क्या, तो सबने कह दिया हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, पांचों लोगों ने हाँ कर दी। अब एक और कंडीशन समझो कि ये फिर से मैंने कमेटी बनाई, कमेटी में पांचों लोग हैं आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन तीनों ने तो कह दिया कि भाई पास होना चाहिए, है सभी कमेटी, ओके। ये कमेटी है यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव है और अपने आप में होल्ड करके रखा है, ये कमेटी है। अब इन सब ने तो कह दिया क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, पर ये जो दो हैं इन्होंने कहा भाई पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कमेटी जो फॉर्म हुई है ये तो पांचों मेंबर से हुई है ना फॉर्म, पर इस पांचों में तो 3 ने कह दिया होना चाहिए, पर 2 ने क्या कह दिया, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3 लोगों की एक्शन कैसी है, हाँ की है, और 2 लोगों की एक्शन क्या है, ना की है। अब क्या आपके पास एक्शन एक ही मिली है, नहीं ना, आपके पास तो 2 एक्शन आ गए, एक हाँ की और एक ना की। 2 एक्शन एक से जैसे ज़्यादा होता है तो आप उसको क्या बना देते हो, प्लूरल बनाते हो। तो इस केस में जो आपकी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको आप इस एग्जाम्पल सेकंड जो बी क्वेश्चन है उसके थ्रू समझेंगे। देखो, द कमेटी, अगेन आपने सेंटेंस का सब्जेक्ट देखा, कौन आया, कमेटी, ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन होता है, नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन आ गया आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस से, ठीक है, पर आप आगे अगर इसको रीड करोगे तो कमेटी इज या आर, आपको इन दोनों में से कुछ एक प्लेस करना है। डिवाइडेड, बट गई है, एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, और अब क्या हो गई, गड़वाहट आ गई भाई, कोई कह रहा है हाँ और कोई क्या कह रहा है ना, ठीक है। एक जैसी एक्शन है, नहीं है, क्या हो गई, बट गई है। एक से ज़्यादा एक्शन आ गई, एक से ज़्यादा एक्शन आएगी, कैसे पता चला, कुछ कह रहे हैं हाँ और कुछ कह रहे हैं ना, इसके थ्रू मैंने समझा। और इसके थ्रू मैंने कैसे समझा, सिंपली डिवाइडेड, मतलब एक मत नहीं है, टूट गई है। इसका मतलब एक से ज़्यादा एक्शन है, एक से ज़्यादा एक्शन, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को मैंने स्टडी किया तो उसमें इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। आपको बस छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि कलेक्टिव नाउन जब भी दिखे तो आपको ये देखना है कि एक जैसी एक्शन हो रही है क्या, सर्वसम्मत एक्शन को बता रहे हैं क्या। अगर एक जैसी है तो सिंगुलर है, अगर बट गए हैं लोग तो क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं तो वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, बट दे टेक प्लूरल वर्ब। वो प्लूरल वर्ब लेते हैं कब, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर इन ऑपोजिशन, जब भी जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ये था नंबर 1 कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, कलेक्टिव नाउन के जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो 5 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाले नाउन के ऊपर, ये काफ़ी है नाउन के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से बने रहिए सेशन में, ठीक है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है द टीम इज / आर वेरी स्ट्रांग। जैसे आपने देखा क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सब्जेक्ट में है टीम।
टीम है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस में आप चेक करोगे हमेशा नाउन है या प्रोनाउन है, अलग ही समझ में आ रहा है कौन है, नाउन है। टीम है, टीम लोगों से, मेंबर से मिलकर बनती है, इसका मतलब टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। आप क्रिकेट टीम होती है, हमारे क्रिकेट टीम में कितने लोग मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो वो जो टीम बनती है पूरी की पूरी लोगों से मिलके बनी है ना, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे देखो टीम सब्जेक्ट है और नाउन कैसा है, कलेक्टिव है, ठीक है। आगे आप रीड करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है। सिंगुलर कब लोगे, जब एक्शन एक जैसी हो रही हो। प्लूरल कब लोगे, जब टीम बट गई है, जो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब देखो ध्यान से, द टीम कलेक्टिव नाउन है, इज आर वेरी स्ट्रांग। जो टीम है वो क्या है, स्ट्रांग है। क्या आपको ऐसा कुछ सेंस मिला कि टीम बटी हुई है, नहीं ना, स्ट्रांग है, मतलब यूनाइटेड है, बटी स्ट्रांग है, मिली जुली है या फिर मजबूत है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या ले लोगे, इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टीम इज और आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। टीम अगेन आपका कैसा है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पे भी कौन है, कलेक्टिव नाउन है, या मैं रिपीट नहीं करूँगी दोबारा। अब यहाँ पर आपको जैसे कलेक्टिव नाउन आया आपको चेक करना पड़ेगा सिंगुलर है या प्लूरल है। ये देखने के लिए मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ा। क्या है, द टीम इज आर क्वारलिंग, भैया लड़ रही है। जो जितने भी उसके मेंबर्स हैं, मान लो 10 मेंबर्स हैं, तो सब आपस में क्या है, लड़ रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, यानी कि क्या है, बट गए हैं, टूट गए हैं। इसका मतलब अब आपका जो क्वारलिंग, मतलब कुछ कह रहे हैं हाँ हम खेलेंगे, कुछ कह रहे हैं हाँ नहीं हम नहीं खेलेंगे, कुछ अलग ही जा रहे हैं, मतलब बट गई है टीम, सबकी एक्शन अलग अलग हो गई है। एक्शन अलग हो गई मतलब एक से ज़्यादा हो गई। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है इंग्लिश में तो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। और प्लूरल आपको पता ही होगा क्या होता है, आर, क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑपोजिशन पार्टी हैज़ हैव अपोज्ड द बिल। ऑपोजिशन पार्टी, हमारी जो पार्टीज होती हैं, पार्टी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ये सभी क्या है, मेंबर से मिलके तो बनी है, तो उसको आप भी क्या कह दोगे, कलेक्टिव नाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर सेंटेंस को अच्छे से रीड करोगे तो ऑपोजिशन पार्टी हैज़ हैव अपोज्ड द बिल, क्या ऐसा कुछ सेंस मिल रहा है कि कुछ ने एग्री किया है, नहीं ना, सभी ने क्या करा है, अपोज किया है। यानी कि अपोज करने के मैटर में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, सर्वसम्मत है, एक जैसी एक्शन है, क्या है, अपोज करने की। इसका मतलब जो आपका वर्ब लगना है वो कैसा लगना है, सिंगुलर। हैज़ सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। चलो आगे देखते हैं। द ऑपोजिशन पार्टी, सेम कॉन्सेप्ट को लेकर आया मैंने। द ऑपोजिशन पार्टी इज आर डिसएग्रीमेंट इन लगना चाहिए यहाँ पर, ओवर द प्रपोज्ड बिल। तो देखते हैं, द ऑपोजिशन पार्टी अब क्या हो गया, डिसएग्री कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप, तो वर्ब कौन सा लोगे, प्लूरल लोगे, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि हमने देखा कलेक्टिव नाउन पर। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट है वो लिया है मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर। अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट आप अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने लास्ट सेशंस देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस बनेंगे इसके, अगर नहीं देखा है तो उनको डिस्कस करना हमारा काम है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जो काउंट नहीं हो पाते, जो काउंट नहीं हो पाते हैं, या फिर बेसिकली जिनको आप मेजर करते हो या फिर जिसको वे किया जाता है, जिनकी यूनिट्स होती हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। दूसरा, जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर, शुगर, टी और ऑयल, वाटर, मिल्क, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ इन डिटेल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है ना, क्यों, क्योंकि देखो वो नाउन से, नाम से समझ में आ रहा है अनकाउंटेबल, इट कांट बी काउंटेड। अब जिसको काउंट ही नहीं कर सकते तो क्या उसका एक से ज़्यादा होगा, देखो एक से ज़्यादा जैसे होता है तो वो क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैं बता चुकी हूँ नाउन मस्ट बी काउंटेबल इन नेचर। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन की मैं बात करूँ तो क्या अनकाउंटेबल नाउन का एक से ज़्यादा बनता है, नहीं बनता। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन का जब एक से ज़्यादा नहीं बनता है तो क्या सिंगुलर से प्लूरल आएगा, नहीं आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली सिर्फ एक ही होता है, उसको आप एक ही मान के चलते हो। तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई, ये चीज़ें मैं बता चुकी। इट एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म और लेते क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने जो नाउन्स लिखे हुए हैं, पोएट्री, लगेज, बैगेज, सीनरी, ये इसमें कंफ्यूजन होता है और अधिकतर ये वर्ड्स वो हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके नोट करने के लिए ये वर्ड्स लिख दी हैं। ये वर्ड्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं, अनकाउंटेबल नाउन से तो आप समझ सकते हैं कितने वर्ड्स होंगे, पर ये वो हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मोस्टली जो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं जिनको लेकर। एक बार देख लेते हैं, फिर पैरल्स देखेंगे। पोइट्री आप जानते हैं, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, सिर्फ पोइट्री होता है। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। बैगेजेस नहीं होता, बैगेज ही होता है। सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल सिर्फ एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। इसका मतलब उसे सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। एडवाइस, सलाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेडली पूछी जाती हैं वर्ड्स एडवाइस और इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये दोनों ही नाउन्स अनकाउंटेबल है और एडवाइसेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। गलत है कहना, एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा और इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। हेयर, बाल अनकाउंटेबल है। मशीनरी, जो सामान लगता है मशीन्स में, मशीनरी कहलाता है, मशीनरी अनकाउंटेबल है। अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, स्टेशनरी, मशीफ, ये सब अनकाउंटेबल हैं। इसका मतलब ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में लिखती हूँ, देखते हैं। हर हेयर्स आर ग्रे, ये मैंने सेंटेंस लिखा। एरर फाइंड करो फटाफट, क्या एरर है? आई होप आपने एरर फाइंड कर ली होगी, और नहीं फाइंड की तो हम उसको समझते हैं। हर हेयर, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला सेंटेंस में हमेशा या तो स्टेट बता रहा होगा या फिर एक्शन ओरिएंटेड होगा। तो हेयर का स्टेट है, कैसा है? ग्रे है। उसके स्टेटिव सेंटेंस है, स्टेट ओरिएंटेड है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट में आता है नाउन प्रोनाउन, ठीक है। कौन आया है? नाउन आया है। नाउन आया है हेयर्स। हेयर्स, हेयर तो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, इट कांट बी काउंटेड। व्हेन इट कांट बी काउंटेड देन हाउ कैन हेयर बी हेयर्स? जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो मैं एक से ज़्यादा कैसे बना दूंगी? नहीं ना। इसका मतलब ये गलत लिखा है मैंने, हेयर्स, इसकी जगह से क्या होना पड़ेगा? हेयर, ठीक है। ये सिंगुलर में कर दिया। अब जब ये सिंगुलर होगी तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो आर की जगह आप क्या ले लोगे? इज। हर हेयर इज ग्रे, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। रीड करने में बोलते ना, हर हेयर्स आर ब्लैक, माई हेयर्स आर शाइनी, नहीं, गलत है, माई हेयर इज शाइनी, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल आर ऑलवेज इन सिंगुलर नेचर, इट कांट बी प्लूरल इन नेचर। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस नहीं लगता, ठीक है। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट कर देना सेशन को। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में, इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माई फादर गेव मी एडवाइसेस। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है फादर, सब्जेक्ट फादर है, आप जानते हैं कलेक्टिव नहीं है, फादर कॉमन नाउन, ठीक है। माई फादर स्पेसिफिक हो गए। गेव दी है, इनके एक्शन है। गेव क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसको दी है? मुझे, मैं क्या हूँ? उनकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एडवाइसेस जो हैं, एडवाइसेस, सलाह, मैंने बताया एडवाइसेस नहीं होता, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये क्या होगा? सिर्फ एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। माई फादर गेव मी एडवाइस। अच्छा, अगर मुझे इसको ऐसा कहना है, मेरे पापा ने मुझे एक सलाह दी कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैंने कह दिया एक सलाह दी है, आई हैव काउंटेड इट, ठीक है। एक सलाह दी कि मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए। तो क्या मैं इसके साथ ऐसा लिख सकती हूँ, माई फादर गेव मी एन एडवाइस? क्या ऐसा लिखना सही होगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप ये सब चीज़ें देखेंगे। ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगते हैं। इसका मतलब एडवाइसेस अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैं एन भी नहीं लगा सकती, ये लगाना भी गलत होगा। अब इसको आप कैसे करोगे सॉल्व? माई फादर गेव मी, ध्यान से देखिएगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह दी है। तो अब समझना, क्या आपने एडवाइस की जस्ट पहले लगाया? नहीं लगाया, ठीक है। क्या आपने इसको एडवाइसेस किया? नहीं किया। और आपने एक का भी सेंस दे दिया। इस तरह से कुछ वर्ड्स डिटर्मिनर्स कहते हैं जिन्हें, वो लगाने से हमारे सेंटेंस में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव उस सेंटेंस को बना पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
इस तरह से अगर आपको एरर दो तरह से बना के दी जा सकती है, या तो अनकाउंटेबल के साथ एस लगा देंगे जो कि गलत है, या फिर अनकाउंटेबल के साथ ए या एन लगा के दे देंगे, वो भी गलत है। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए या एन नहीं लेते, ए और एन हमेशा काउंटेबल के साथ लगते हैं। ये हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, आई हैव टू इन्फॉर्मेशंस फॉर यू। ठीक है, आई हैव, मैं हूँ सब्जेक्ट, आई हैव मेरे पास है क्या, टू इन्फॉर्मेशंस फॉर यू। अब ध्यान से देखो, इन्फॉर्मेशन अभी बताया हमने क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इन्फॉर्मेशंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। पर टू इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, अब अगर आपके पास टू इन्फॉर्मेशन यानी कि एक इन्फॉर्मेशन ये है और एक इन्फॉर्मेशन ये है, इस तरह से आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको अगेन इसी तरह से कर दोगे, टू पीसेस ऑफ information. I have two pieces of information for you. Information नहीं होता है, इसको आप इस तरह से पुटअप करते हो इन वर्ड्स को। I have two informations नहीं, I have two pieces of information for you. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। I like the sceneries of Kashmir very much. I like आपको समझ में आ गया होगा, सीनरीज नहीं होता, क्या लिखोगे, सीनरीज की जगह सीनरी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर, एडवाइसेस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोइट्रीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज प्रेजवर्दी। पोइट्रीज नहीं होता, गलत है पोइट्रीज कहना, क्या कहेंगे यहाँ पर हम, पोइट्री। पोइट्री ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज प्रेजवर्दी, यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब लगाई है। ध्यान रखना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं लगता। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन भी नहीं लगता। ए और एन जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही लगते हैं। चलिए, ये था सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट में इसको हम इनके थ्रू समझेंगे। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप इनको देखो कि वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल है। क्या दिख रहा है, तो प्लूरल ही दिख रहे हैं भैया। सबके साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ, सीजर्स, पेंसिल्स, टॉन्ग्स, प्लास, आर्म्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, सबके साथ ऐसे, तो क्या ये प्लूरल है? इसका मतलब इनके साथ ये दिखते भी प्लूरल है, मतलब सिंगुलर, सॉरी प्लूरल इन फॉर्म, और इनके साथ जो वर्ब लगती है, वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल ही लगती है। ऐसा क्यों, समझते हैं। देखो, सिजर्स, पेंसिल्स, प्लास, टॉन्ग्स। सिजर्स अगर आप देखेंगे तो सिजर्स जो होती है, कैंची जिसे हम कहते हैं, उसमें दो ब्लेड्स होती हैं, तो बेसिकली दो ब्लेड से मिलकर एक सीजर्स बनती है। तो अगर आप एक सीजर को भी बोलोगे तो सीजर कभी भी नहीं होता, सीजर्स ही होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ट्राउज़र्स की, तो ट्राउज़र्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए एक और दो पार्ट से मिलके एक ट्राउज़र्स बनता है, तो इसलिए कभी भी ट्राउज़र नहीं होता है, ट्राउज़र्स होता है। और देख लेते हैं पेंसिल्स। पेंसिल्स आप जानते होंगे, घर में संसियाम जिसे कहते हैं, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए पेंसिल्स होता है। टॉन्ग्स, चिमटे के भी दो पार्ट्स होते हैं। इसीलिए मोस्टली जो वर्ड्स हैं इनको बनाया उस बेसिस पे है कि ऑल दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, तो दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इनके साथ एस है, तो ये सब प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, और उनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी क्या लगती है, प्लूरल ही लगती है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, इन सबको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स है, जैसे प्रोसीड्स है। प्रोसीड्स जो होती है वो होता है जो इकट्ठा हुआ सामान होता है, या फिर मैं कह दूँ मनी, या फिर कलेक्शन जो भी होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन से, उसको हम कहते हैं प्रोसीड्स। और बेलोस होते हैं, बेलोस फूकनी, हम जैसे फूक मारते हैं वो होती फूकनी, उसको आप कहते हैं बेलोस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स इनको नोट कर लीजिएगा। बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स दो पेयर्स होते हैं, इसलिए उसको स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। गॉगल्स अगेन दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए गॉगल्स बोला जाता है। इसलिए इन सभी के मोस्टली के दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनके साथ एस हमेशा लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सीजर्स के ऊपर ले लेते हैं। माई सीजर इज नॉट शार्प। माई सीजर्स इज नॉट शार्प। माई सीजर्स, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो ये दो पार्ट में है, एक ब्लेड और दूसरी ब्लेड, प्लूरल है, तो इसका मतलब इज नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। माई सीजर्स आर नॉट शार्प। तो इन सब वर्ड्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दो पार्ट से मिलकर बने हैं, तो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्ब भी कैसे ले रहे हैं,
प्लूरल ही ले रहे हैं। तो इन बात का आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। आर्म्स मतलब जो दक्षिणा दी जाती है, दान दिया जाता है, भीख दी जाती है, उसको हम आर्म्स कहते हैं। आर्म्स में क्योंकि दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं इसलिए हम दक्षिणा जो देते हैं दोनों हाथों से देते हैं, इसलिए इसके साथ एस लगता है। तो आर्म्स जो है ये प्लूरल ही रहता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। इसका मतलब जो संबंध है वो सही बना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट है वो सही है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस एन्चेंटेड मी, मतलब मुझे बहुत खुश किया, एन्चेंटेड मी। तो सराउंडिंग नहीं होता है, अगर आप वातावरण की बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या लगता है उसके साथ, सराउंडिंग्स। द सराउंडिंग्स मतलब आसपास का वातावरण, ठीक है। सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। चलो नेक्स्ट, आई हैव परचेज बायनोकुलर। बायनोकुलर मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन में भी दो पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब बायनोकुलर नहीं होगा, क्या यूज़ करेंगे हम इसके साथ भी, बायनोकुलर्स। नेक्स्ट, वेयर हैव यू केप्ट द प्लायर। प्लायर नहीं होता, प्लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिसके थ्रू आप कुछ इक्विपमेंट व मशीनरी को खोलते हैं, आप सभी ने देखा ही होगा। तो वेयर हैव यू केप्ट द प्लायर, प्लायर नहीं होता, इसके साथ भी क्या लगता है, एस लगता है, क्योंकि उसके दो पार्ट्स होते हैं। आई होप ये कुछ वर्ड्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अभी इन वर्ड्स को फिर से देखिए और अब क्या लगता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। न्यूज़, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, ड्रग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सबके साथ एस लगा है, पर क्या ये प्लूरल है? क्या आप बोलते हैं मैथमेटिक्स आर इजी सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, क्या बोलते हो? इजी लगाते हो ना। इसका मतलब ये जितने भी अगेन वर्ड्स दिख रहे हैं ये दिखते कैसे हैं, प्लूरल है। प्लूरल इन फॉर्म दिखते कैसे हैं, प्लूरल है, पर जो वर्ब लेते हैं वो कैसी लेते हैं, सिंगुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर तो नहीं बनाना, एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लोगे, सिंगुलर ही लोगे। कुछ वर्ड्स हैं जैसे इनिंग्स, आप जानते हैं इनिंग्स का मतलब होता है पारी, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स इज़ अ गेम, ड्रग्स आप जानते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इथिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, आप इन सभी से भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट, मीजल्स बीमारी होती है जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, उस टाइप की बीमारी होती है मीजल्स। मम्स, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, वो होता है मीजल्स, अगेन अ डिसीज़। तो इन सभी के साथ एस लगता है, पर ये प्लूरल वर्ब नहीं लेते। इनके साथ जो वर्ब लगती है वो कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स, उसी को ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैथमेटिक्स इज स्लैश आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगेन मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, पर ये है कैसा, सिंगुलर है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके साथ अगर ये सिंगुलर तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये वो वर्ड्स हैं जो दिखते प्लूरल हैं, बट जो इनका मीनिंग है वो कैसा है, सिंगुलर। हमेशा मीनिंग को देखो, अगर मीनिंग सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। मीनिंग प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे बताना, मतलब सोच के देखना क्या क्वेश्चन आंसर आएगा। माई मैथमेटिक्स इज स्लैश आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपका क्वेश्चन है। माई मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ। वर्ब क्या लेना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? थोड़ा सा सोचिए क्या आया आंसर, अब उसको मैच करिए मेरी चीज़ से। ध्यान देना, इस पूरे के पूरे वर्ड्स हैं, मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, ये जितने सभी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ये अगर ये नॉर्मल यूज़ में है तो ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। पर ध्यान देना, अगर इन सभी सब्जेक्ट का कोई पोजीशन लेता है, अधिकार लेता है, किसी के सेंस में बोलते हो, किसी के अधिकार के सेंस में बोलते हो, उस केस में जो इनके साथ वर्ब लगती है वो कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर आप ये कह रहे हो मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इसका मतलब मैथमेटिक्स किसकी, मैथमेटिक्स मेरी, इसका मतलब मैथमेटिक्स का जो पोजीशन है वो किसके पास है, मेरे पास है। आई बात समझ में? तो इस केस में जब पोजीशन आ जाता है इन सभी सब्जेक्ट्स का, तो उसके साथ जो वर्ब लगती है वो कैसी लगती है,
प्लूरल लगती है, ये बात ध्यान देने वाली है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और लिख देती हूँ मैं, करंट्स मैथमेटिक्स इज वेरी वीक। ध्यान दो, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, किसकी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, किसी के पर्टिकुलर पोजीशन या अधिकार में चली गई चीज़, चली गई ना, किसके, करंट के। इसका मतलब अभी जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके पास जाने वाले हैं, करंट के पास। मल्टीपल चीज़ों की आप बात कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहे हो तो अपने साथ जो वर्ब लेता है वो क्या लेता है, प्लूरल लेता है। करंट्स मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, आप इस तरह से बोलोगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल सेंस में आप वर्ड्स को यूज़ करोगे तो सिंगुलर वर्ब ही लगती है, ये बात ध्यान देने वाली थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गुड न्यूज़ वर रिसीव बाय हिम। ठीक है, गुड न्यूज़ है सिंगुलर, ठीक है, और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, भले दिखता प्लूरल है बट वर्ब जो लेता है वो कैसे लेता है, सिंगुलर, मतलब वर्ब की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। नेक्स्ट, द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। मीजल्स अगेन मैंने बताया दिखता कैसा है, प्लूरल, बट वर्ब जो लेता है वो कैसे लेता है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि एक बीमारी का नाम है ना, बीमारी का नाम है तो बीमारी तो एक सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर लेगा। क्या लेगा, हैव की जगह हैज़। ब्रोकन आउट का मतलब होता है फैल जाना। मीजल्स बीमारी है जो कि क्या हो गई, ब्रोकन आउट इन द सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज़ वेरी डर्टी। अब ध्यान दो, यहाँ पर पॉलिटिक्स तो आया, पर क्या मैंने नॉर्मल पॉलिटिक्स की बात करी, नहीं। कहाँ की पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स। इसका मतलब पॉलिटिक्स जो है किसी की पोजीशन में चली गई। जब भी जिस तरह के नाम जिसमें लास्ट में एस लगा रहता है किसी की पोजीशन में चले जाते हैं तो उनके साथ जो वर्ब लेते हो आप वो क्या लेते हो, प्लूरल। आर वेरी डर्टी। नेक्स्ट, नेहास फिजिक्स इज वीक एंड आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। किस फिजिक्स की बात करिए, अगेन लास्ट में क्या लगा है, एस लगा हुआ है। क्या फिजिक्स नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं, किसके पोजीशन में फिजिक्स, नेहा की फिजिक्स, तो आप यहाँ पर इसकी जगह क्या लोगे, आर लोगे। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। कॉन्सेप्ट्स की और क्लियरिटी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF डाला हुआ है जिसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। पहले सेशन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF को डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए, अब है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए फिफ्थ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है वो है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के ऊपर। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। अब ये न्यूमेरल मतलब नंबर के तौर पे विशेषता बताते होंगे, जैसे कि 10 year old बॉय। इसका मतलब ये बॉय जो, सॉरी बॉय है यहाँ पर, बॉय जो है कैसा है, 10 year old है। इसका मतलब ये जो 10 year एक नंबर है पर इसकी विशेषता बता रहा है बॉय की, इसका मतलब 10 year क्या हो जाएगा, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और नाम लिया जाता है वो है हाइफेनेटेड नाउन का। हाइफेनेटेड क्या होते हैं, हाइफेनेटेड नाउन, हाइफन क्या होता है, हाइफन होता है डैश, आप जानते होंगे हम डैश लगाते हैं, इस तरह से डैश लगते हैं, इसको हम हाइफन कहते हैं। तो ये जो हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं या फिर जिनको मैं दूसरे शब्दों में न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहती हूँ, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या होता है। शी गेव मी अ 100 रुपीज़ नोट। एरर क्या है, अगर आपको एरर समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट को समझिए। शी गेव मी 100 रुपीज़ नोट। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वर्ड है या हाइफेनेटेड है, ठीक है। अगर आप मैं इससे पूछूँ कि न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा है तो आप बता दोगे 100 है, नंबर है, और ये इसका नाउन बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों हाइफेनेटेड है। ध्यान देना, हाइफेनेटेड नाउन्स या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब शी गेव मी 100 रुपीज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 100 रुपी नोट, ठीक है। शी गेव मी अ 100 रुपी नोट। हाइफेनेटेड नाउन या न्यूमेरल एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। खुद देखो, रोहन गेव मी 2 500 रुपीज़ नोट्स। अब देखो यहाँ पर अगर पूछूँ मैं आपसे कि न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा है तो आप बता दोगे कि ये है, न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। बीच में हाइफन भी लग रहा है, अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कह दोगे क्या बनना चाहिए, रोहन गेव मी 2 500 रुपी नोट्स, ठीक है। अब क्या यहाँ पे नोट्स सही है,
बिल्कुल सही है ना, क्योंकि रोहन ने नोट कितने दिए हैं, 2 नोट दिए हैं, तो 1 और 2, तो ये नोट कितने हो गए, प्लूरल हो गए। पर ये है 500 वर्थ के, ये 500 वर्थ का, ये 500 वर्थ का, तो ये आपने 500 लिखा और रुपी को आप हमेशा किस फॉर्म में लेके जाओगे, सिंगुलर फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो है, ही ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, 5 स्टार होटल। हाइफेनेटेड नाउन है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, अ 10 years old बॉय केम टू मी एंड आस्क्ड फॉर फूड। क्या हो जाएगा, हाइफेनेटेड नाउन है प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर फॉर्म में। क्या बना दोगे, 10 year old बॉय। नेक्स्ट, रेखा परचेज 3 डजन्स पेंसिल। क्या होना चाहिए, रेखा परचेज 3 डजन पेंसिल। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें कुछ। और जो फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करा है हमने, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। इसको ध्यान दो, क्या यहाँ पर कुछ हाइफन लगा हुआ है, नहीं लगा। क्या ये कुछ ऐसा मैंने डायरेक्टली नाउन के पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव को यूज़ किया है, नहीं। बीच में कौन लग गया है, ऑफ लग गया है। तो ध्यान देना, जब भी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो और नाउन हो और दोनों के बीच में क्या लगा हो, ऑफ होता है, तो ये दोनों ही किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ये भी प्लूरल रहता है, ये भी क्या रहता है, प्लूरल रहता है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। क्यों, क्योंकि ना ही यहाँ पे हाइफन है और ना ही डायरेक्टली मैंने इस एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज़ किया है, क्योंकि इस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ऑफ आ गया है और ना ही हाइफेनेटेड है। तो ये जो फॉर्म्स रहते हैं हंड्रेड्स और ये स्टूडेंट्स, ये दोनों ही किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये 5 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये पांचों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर एरर्स बनती ही बनती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन को आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF की लिंक डाल दी है। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करिएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।